नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आपकी पसंदीदा और लोकप्रिय बातचीत स्ट्रेट टॉक। तो गिले शिकवे दूर हो चुके हैं और क्या अब भारत पर लगा 50% का टैरिफ भी हट जाएगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वर्ष पूरे हो जाने पर उनके जन्मदिन पर फ़ोन किया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी शुभकामनाओं पर धन्यवाद दिया है। तो कुछ सवाल उठ रहे हैं और कुछ तथ्य भी हैं जो कि भारत का नागरिक और ख़ास करके भारत का कारोबारी, जिसका एक्सपोर्ट अमेरिकी एक्सपोर्ट पर काफ़ी निर्भर करता था, उसे व्यापार में नुकसान उठाना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ट्रेड टॉक्स जो भारत और अमेरिका के बीच चल रही है, अभी भी इस पर कुछ ठोस निकलकर सामने नहीं आया है। एक दिन पहले ही नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच पहली बार जो तनातनी चल रही थी, उसमें पहली बार एक ठोस बातचीत होने की बात कही गई। हालांकि क्या हुआ है, सिर्फ ये सहमति जताई गई है कि हाँ, बातचीत जारी रहेगी और हम आगे एक पॉजिटिव नोट पर बढ़ रहे हैं। आइए कुछ सवाल और कुछ फैक्ट पहले अपने दर्शकों के सामने रखते हैं, उसके बाद आज के जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है कि 3 महीने का समय लिया गया है। ये 3 महीने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो बातचीत का है उसमें लिया है। 17 जून ये वो दिन था जब आखिरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई थी। और उसके बाद से जिस तरीके से दोनों देशों में तल्खी देखी गई थी, जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता है और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें बधाई देने को फ़ोन करते हैं। तो क्या समझा जाए कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो पटरी पर लौट रहे हैं? ईयू को भारत पर 100% टैरिफ लगाने को फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्यों कहते हैं? तो ये एक बड़ी बात है, ये बड़ा एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो किस मुंह से फिर ये बात कह रहे हैं। नई दिल्ली में भारत अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक्स हुई हैं और इससे क्या संकेत दिया जा रहा है दोनों ही देशों में जो कारोबारी बैठे हैं, जो टैरिफ को लेकर कहीं ना कहीं नुकसान का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध की बात भी है। इस जो बातचीत हुई है, ताज़ा बातचीत, इसमें भारत के सहयोग की ट्रंप ने तारीफ की है। तो इसे कैसे देखा जाए? क्योंकि जब बात यूक्रेन युद्ध की आती है तो भारत पर तो ये आरोप लगता है कि ये दिस इज़ मोदीज़ वॉर। ये शब्द है ट्रंप के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ट्रेड एडवाइज़र है, ये उनके शब्द हैं कि यूक्रेन वॉर जो है वो असल में मोदी वॉर है। तो क्या पीएम मोदी के चीन जाने का ट्रंप पर असर हुआ है? क्या डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह की भाषा उनको समझ आती है? या फिर एक बात ये भी कही जा रही है कि भारत की तरफ से जो एक लॉबिंग फर्म हायर किया गया, इसकी नियुक्ति हुई है, क्या ये उसका कमाल तो नहीं है? तो ये कुछ बात है, क्योंकि ये जो कंपनी है, अमेरिकी बेस्ड कंपनी जिसका काम ही लॉबिंग करना है, इस मरकरी कंपनी को हर महीने $2,75,000 US का भुगतान भारत कर रहा है। लेकिन बात यह है कि क्या नई दिल्ली में जो ट्रेड टॉक्स हुई हैं, इन सब में, उस बातचीत में, क्या इन सभी बैकग्राउंड्स का भी असर होगा? आइए स्वागत कर लेते हैं और हमारे जो आज के पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, समझेंगे कि क्या भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो पटरी पर लौट रहे हैं, गिले शिकवे दूर हो गए हैं और अब हटने वाला है टैरिफ। हमारे साथ डॉक्टर DK गिरी, फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रशांत टंडन जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत प्रशांत सर मैं आपसे करना चाहती हूँ। गिले शिकवे जो बने हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों अब एक दूसरे को प्रिय मित्र और डोनाल्ड ट्रंप डियर फ्रेंड्स कहते रहे हैं। क्या गिले शिकवे दूर हो गए एक फ़ोन कॉल से? देखिए नेहा जी, विदेश गिरी साहब तो विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ जी। मैं तो खबर नवीस हूँ। लेकिन जो मैंने देखा है इतने समय में कि विदेश नीति के मामले धीमे चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन टुमारो मॉर्निंग 8 o'clock। तो एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में कई लेवल ऑफ एंगेजमेंट होता है। बहुत सारे ड्राफ्ट लिखे जाते हैं, मिटाए जाते हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है और फिर धीमे धीमे आइस मेल्ट होती है जी। और फिर किसी
समझौते की तरफ बढ़ते हैं। फिर समझौते में भी बहुत सारे नेगोशिएशंस होते हैं, बड़ा एक लंबा और टीडियस प्रोसेस है। ये ट्विटर पे होने वाला खेल नहीं है और ना ये बयानों पे खेल होने वाला खेल है कि वो 4 कैमरे जमा हो गए व्हाइट हाउस में, उन्होंने कुछ कह दिया और फिर कुछ और कह दिया। अभी आप जैसे मान लीजिए कि रिसेंट जिसको आप कह रहे हैं कि बड़ा पॉजिटिव साइन, बिल्कुल अच्छा साइन जी, कि अगर 2 हेड ऑफ स्टेट्स या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स प्रिंसिपल्स अगर अच्छे माहौल में बात करते हैं तो एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनता है, एक अच्छा माहौल बनता है जी। और जो नेगोशिएटर हमारी तरफ से होता है या उनकी तरफ से, उसको एक ताकत मिलती है अपनी बात कहने की और एक नेगोशिएशंस का एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है। निश्चित तौर पे उसका असर है। लेकिन जरा ट्रम्प साहब के जो बर्थडे विश आ गया, जिसको लेकर बहुत जिसको कहें कि उत्साह है, और वो उससे आप सोचिए कि ट्रम्प साहब ने अगर बर्थडे विश कर दिया, बहुत अच्छी बात है और इससे एक निश्चित तौर पे एक मैसेज जा रहा है कि संबंध बड़ा वापसी सुधार के तौर पे हैं। 40 बार ट्रम्प सीज फायर की बात कर चुके हैं जी। तो लेकिन आप सोचिए आंध्र प्रदेश का जो श्रिम्प का किसान है, उसके तो ऑर्डर कैंसिल हो गए जी। तो उसको क्या इस बर्थडे विश से क्या मिल गया? जो गवर्नमेंट की फैक्ट्रियां हैं जो बंद हो रही हैं, जिनके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, जिनकी नौकरियां जा रही हैं, वो डायमंड पॉलिश इंडस्ट्री, तमाम सारी जो निर्यात है हमारी थी, ऑटो पार्ट्स का निर्यात था जी, वो तमाम सारा प्रभावित है और इतना बड़ा प्रभाव है उसका जी कि अगर ये 2026 तक ये कंटिन्यू रहता है तो 14% हमारा एक्सपोर्ट जो है अगस्त तक ही डाउन हो चुका है। बिल्कुल, ये एक आंकड़े हैं मेरे पास, मैं अपने दर्शकों के सामने रख देती हूँ। आप आंकड़े रखिए, मैं बता जी। ये इंडियन ट्रेड मिनिस्ट्री का डेटा है कि जुलाई में जो इंडियन एक्सपोर्ट्स यूएस को जाता था 8.01 बिलियन का, वो अगस्त में घटकर 6.86 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाता है। लगभग 14% की गिरावट है। जी जी जी, लगभग डेढ़ मिलियन से अधिक कह सकते हैं कि गिरावट है। 14% की गिरावट है। बिलियन डॉलर हमारे दर्शकों को शायद जी बिल्कुल में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन 14% की गिरावट है जो बड़ी गिरावट है। जी बिल्कुल। और अगर ये कंटिन्यू रहता है 2026 के फाइनेंशियल ईयर तक तो 30 से 35 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा, जो बहुत बड़ा नुकसान है जी। और हमारी तमाम इंडस्ट्री प्रभावित होगी। और ये इंडस्ट्री कोई कल नहीं बन गई, बिल्कुल इंडस्ट्री एक प्रोसेस में बनी है, उनके क्लाइंट तय हुए। अब अगर ये कहा जाए कि कल को टैरिफ जो है वो दूसरी जगह बेच देंगे, इतना निहायत ही आसान नहीं होता है। जी जी। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना बरसों लगते हैं, महीनों लगते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं होगा किसान का आज जो है श्रिम्प नहीं बिका तो उसने सिंगापुर में बेच दिया, उसने जापान में बेच दिया, इतना आसान नहीं होता है। ये कोई शहर की मंडी नहीं है कि यहाँ सामान नहीं बिका तो वहाँ बेच दिया। बहुत सारे इसमें सरकारी टैक्सेशन, टैरिफ, ट्रांसपोर्टेशन, एजेंट्स, बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं और उसको इस चेन को दोबारा किसी नए कंट्री में, नए रीजन में ले जाने में महीनों लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है तो लेकिन क्या ये कहा जा सकता है, जैसे प्रशांत जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सालों लगते हैं, दशकों लगते हैं किसी देश के साथ जो है संबंध बनाने में, विदेश नीति में जो नेशन टू नेशन पॉलिसी होती है उसको इस्टेब्लिश होने में और उसका ज़मीन पर असर दिखने में। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से हमने 3 महीनों में देखा कि रूस के कच्चे तेल के खरीद को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, खुद डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जिन्होंने भारत की इकॉनमी तक को डेड इकॉनमी कहा। पीटर नवारो जो उनके ट्रेड एडवाइज़र हैं वो कहते हैं कि यूक्रेन वॉर इज़ एक्चुअली मोदीज़ वॉर। और यहाँ तक कहा जाता था कि रूस की जो काली कमाई है उसे भारत मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, उसे वाइट बना रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं।
फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो पटरी पर लौटने लगे हैं या फिर जो संबंधों में बर्फ जम रही थी वो बर्फ भी पिघलने लगी है? हमारे साथ डॉक्टर डीके गिरी भी जुड़े हुए हैं, फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट। आइए उनसे समझ लेते हैं कि जब प्रशांत टंडन सर कह रहे हैं कि यहाँ पर 10 दशकों लगते हैं और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, इसमें कई तरह के जो है लेयर्स होते हैं, लेयरिंग होती है। डीके गिरी, क्या ये जो बातचीत है, ताज़ा बातचीत है, जो 25 सालों का एक एफर्ट था जिसे ट्रंप प्रशासन, खुद राष्ट्रपति ट्रंप और उनके जो मिनिस्टर्स हैं, स्कॉट बेसेंट का भी मैं नाम लेना चाहती हूँ, इन सब ने मिलकर उन संबंधों में कड़वाहट डालने की कोशिश की और अब एक फ़ोन कॉल से क्या सब कुछ सुधर जाएगा? हालांकि इस फ़ोन कॉल से पहले के भी जो कुछ प्रयास है, मैं कहना चाहूँगी कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुतिन और शी जिनपिंग के साथ देखा, तब भी उनका एक ट्वीट आया था कि उनको ये हताशा दिख रही थी कि वो शायद चीन के हाथों भारत को लूज कर रहे हैं। तो क्या ये उसी एक प्रोसेस का हिस्सा है जिसमें इस फोन कॉल से पहले 2 बार एक्स पर मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच? जी, जैसे आपने कहा कि ये रिश्ते 25 साल से बन रहे हैं जी। तो ट्रंप का ट्वीट या उनका मैसेज या उनका जो आक्रामक बर्ताव है उससे वो बदलेगा नहीं। और फॉरेन पॉलिसी से टंडन साहब कह रहे थे, फॉरेन पॉलिसी एक प्रक्रिया है। फॉरेन पॉलिसी में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अलावा बाकी लोग भी हैं, जिसमें इंडस्ट्री है, हमारा जन समुदाय है, इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफेंस स्ट्रक्चर्स हैं, सब कुछ। ये जो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बने हुए हैं अमेरिका के साथ, ट्रंप का कहने से, ट्रंप और 3.5 साल हैं कि 3 साल और हैं, उसमें नहीं बदलेगा। एक और दूसरी बात, अमेरिका और इंडिया की जो नज़दीकियाँ बनी हुई है वो बरकरार रहेगा। और ट्रंप भी एक तरह से जो कहते हैं वो मानव बदल भी देते हैं। ट्रंप में उनका में टिकाव नहीं है उनका बातचीत में या उनका पर्सपेक्टिव में। ट्रंप का पर्सनैलिटी ऐसे ही है, तो इसीलिए पर एक चीज में कंसिस्टेंसी दिखती है। डीके सर, मैं रोक रही हूँ, बिजनेस में उनकी कंसिस्टेंसी दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिजनेसमैन थे और शुरू से बिजनेसमैन रहे हैं और सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं स्टेट का राष्ट्रपति बनने के पहले। लेकिन इंडिया उनके साथ नेगोशिएट करना है। मैं उसमें थोड़ा सा कहूँ कि इंडियन नेगोशिएटर्स भी एक ट्रेड नेगोशिएशन चल ही रहा है, इसके लिए उसका प्रेशर, जैसे आपने कहा बिजनेस में वो काफ़ी फोकस करते हैं, तो वो प्रेशर डाल रहे हैं कि इंडिया नेगोशिएशन में, ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है उसमें हमें कंसेशन दे जी। तो ट्रंप हमेशा कहते हैं हमारे साथ नेगोशिएट करो। ट्रंप एक राष्ट्रपति है, ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट उनको कहते हैं, ये सबके साथ नेगोशिएट करना चाह रहे हैं। लेकिन इंडिया नेगोशिएशन से उनका स्टेटमेंट्स को देख के नेगोशिएशन को जोर ना दे के वो ओवर एक्शन एक तरह से कर रहा है। मैंने आपके के चैनल से कहा था कि तियानजिन में जो हुआ, जिस तरह का गर्माहट और नज़दीकियाँ दिखने को मिली, ये ओवर रिएक्शन था ट्रंप का एक्शन का। मोदी जाके जी जिनपिंग के साथ मिल गए और पुतिन के साथ हाथों में हाथ मिला के अब जो दोस्ताना का प्रदर्शन हुआ। डीके सर, क्या ओवर एक्सप्रेशन का ओवर रिएक्शन था? हाँ, ये ओवर रिएक्शन था, ये इंडिया का ओवर रिएक्शन था, इंडिया का ओवर एक्सप्रेशन। आई एम जस्ट आस्किंग कि क्या ये ओवर एक्सप्रेशन का ओवर रिएक्शन था? ये भी हो सकता है। और ये ट्रंप के ऊपर मोदी जी भी बड़ा साथी हैं, हमारे प्रधानमंत्री, तो वो भी शायद प्रेशर डाल रहे थे, तुम अगर करेंगे तो हम यहाँ जाएंगे ब्रिक्स के साथ। लेकिन हकीकत यह है कि हमें अमेरिका डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के साथ जाना है और अमेरिकन जो बिजनेस है या अमेरिकन इकोनॉमिक हेफ्ट जो है, देखिए ये तीनों कंट्री को मिला के, रशिया, चाइना और इंडिया को मिला के भी कम है। तो इसीलिए हमारा भलाई अमेरिका के साथ जाने से है। कारण चाइना हमारे एक ट्रेडिशनल पारंपरिक हमारा दुश्मन है चाइना। मैं हमेशा कहते हैं चाइना का बातों में हमें नहीं पड़ना चाहिए।
और चाहे 1962 से लेकर आज तक चाइना इंडिया को धोखा ही देते रहा है। तो जो हमारा स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शन है चाइना के साथ और जो स्ट्रक्चरल प्रोक्सिमिटी हमारा अमेरिका के साथ है, इसीलिए हमें ये ना ट्रम्प हट सकते हैं उससे, ना मोदी जी हट सकते हैं। ठीक, डू यू थिंक सर, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ अपने दर्शकों के लिए कि जब ये फ़ोन पर बातचीत हुई उसके बाद दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने एक्स पर अपने अपने पोस्ट लिखे, क्या वो जो दोनों पोस्ट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी राष्ट्रपति ट्रंप का भी, इसमें आप ये डिकोड कर पा रहे हैं, ये बिटवीन द लाइन अंडर द लाइंस ये पढ़ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो टैरिफ है उस पर कोई जो है राहत मिल सकती है भारत को, क्योंकि यूक्रेन वॉर का जिक्र किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कि इसमें जो इंडिया के एफर्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे एफर्ट्स हैं, उसकी तारीफ की गई है। इंडिया नेगोशिएट करे ना, फॉर एग्जाम्पल कहे चलो हम रशियन ऑयल नहीं खरीदते हैं, उसी रेट में हमें ऑयल दोगे ना, टैरिफ जो 50% जीरो टैरिफ हमको दे, वो कुछ एक्सपोर्ट्स में ये बात रखें जी। नेगोशिएट वही तो ट्रंप तो कह रहे हैं। ट्रंप ने अपना चुनाव प्रचार के समय एक बात कही थी, मेरे डिक्शनरी में एक बढ़िया वर्ड है वो है टैरिफ। तो टैरिफ का ध्वंस और टैरिफ का डर सबको दिखाता है, वो ठीक है वो, लेकिन इंडिया में नेगोशिएट करे, वो तो कह रहे हैं नेगोशिएट करो, ट्रेड नेगोशिएशन ऐसे भी चल रहा है, लेकिन हम बिना नेगोशिएट किए हम दूसरे तरफ कूद गए। ये मैं सोचता हूँ कि ये सही कदम नहीं था जी। हम चाइना के साथ और रशिया के साथ हाथ मिला दिए। रशिया एक सोवियत यूनियन नहीं, पर डीके सर इंडिया तो नेगोशिएट कर ही रहा था। भारत के वाणिज्य मंत्री भी लगातार कह रहे थे कि बातचीत तो चल रही है। ये तो यूएस के तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि हमने सस्पेंड कर दिया। पहले डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने पॉज कर दिया, उसके बाद पीटर नवारो भी यही राग अलापते हैं। स्कॉट बेसन की बात सुनिए तो वो भी यही कहते हैं, लेकिन भारत की तरफ से इन ट्रेड टॉक्स के रोकने की या फिर रद्द करने की बात नहीं कही गई थी। नहीं, ट्रेड टॉक्स तो रोका नहीं गया ना, ट्रंप रोक रहे थे। ये नेगोशिएशन तो चलेगा ही और ट्रेड एग्रीमेंट होगा ही, तो नेगोशिएशन के बीच में ये सब प्रेशर टैक्टिक्स चल रहा है। और आगे भी देखिए क्लाइमेट जो डिप्लोमेसी होता है थोड़ा सा क्लाइमेट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंडशिप से भी होता है जी। अब जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह का बवाल हुआ, ट्रंप ने कहा कि मैंने युद्ध रखवाया, हमारे इन्होंने कहा ना किसी ने नहीं कहा हमको, ये सब बेकार, ये निरर्थक एक विवाद। क्या वो एपिसोड फिर ओवर हो गया? वो जो ट्रंप लगातार दावा कर रहे थे सीज फायर का, क्या भारत के लोग या अमेरिका में रह रहे जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो समझे कि वो जो एक एम्बिशंस थी या फिर ट्रंप वो चाहते थे कि उनकी इच्छा पूरी की जाए, कि उन्होंने ये संघर्ष रुकवाया है, अब वो एपिसोड खत्म हो गया? इसको देखिए नया जो डिफ्लेक्ट किया जा सकता था। मैंने एक आर्टिकल लिखा भी है, ऑपरेशन सिंदूर बेसलेस कंट्रोवर्सी करके, किसी ने भी वार रुकवाया है। देखिए डिफ्लेक्ट करने का यह तरीका था, कहीं भी लड़ाई अच्छा नहीं है। चलिए इंडिया पाकिस्तान लड़ाई हमने नहीं मांगा था, लड़ाई हुआ, रुक गया। इंडिया को कहना चाहिए भाई जिसने भी मदद की सबका शुक्रिया, और हमने लड़ाई रुक गया है, बस हम लड़ाई चाहते नहीं थे, वी गॉट इनटू द वॉर, हम लड़ाई रुक गया है। थैंक यू एवरीबॉडी, जिसका भी गुडविल रहा कि शांति के लिए और लड़ाई रोकने के लिए, हम सबको धन्यवाद देते हैं। ये भी तो कहा जा सकता था कि लोग कोशिश करते हैं, तो अब इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि इंडिया को करना भी चाहिए कि गाजा में लड़ाई रुके, यूक्रेन में लड़ाई रुके, है ना। लड़ाई किसी के लिए अच्छा नहीं है, देयर इज नो विक्टर्स और वैंक्विश्ड इन अ वॉर। तो इसमें इंडिया को ये ना करके ना किसी ने नहीं कहा, वही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नॉन अलाइनमेंट वाला वही पुरानी राग हम जप रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल। मैं यही सवाल प्रशांत सर से भी लेना चाहूँगी। प्रशांत सर, क्या वो चैप्टर क्लोज हो चुका है? डोनाल्ड ट्रंप ने वो चैप्टर क्लोज कर दिया, वो सीज फायर का क्लेम करते आ रहे थे, और क्या अब माने कि वो अब जो क्लेम है वो नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इस क्लेम का भारत की तरफ से कोई जो है समर्थन नहीं मिल रहा है? जी लेकिन नेहा जी, अभी आप लोग बात कर रहे थे, गिरी साहब भी कह रहे थे कि ट्रंप जो है बिजनेसमैन है। जी क्रिप्टो करेंसी में उनका बहुत इंटरेस्ट है, और प्रशांत सर की आवाज़ मुझे लगता है हम तक नहीं पहुंच रही है। एक ब्रेक ले लेती हूँ सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। स्ट्रेट टॉक में जब लौटेंगे तो प्रशांत टंडन क्या कह रहे हैं हम अपने दर्शकों तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है और सीधे चलते हैं प्रशांत टंडन जी के पास। प्रशांत सर, जैसा कि हम देख रहे थे 40 बार से भी अधिक बार तक ट्रंप संघर्ष विराम का श्रेय लेते रहे, लेकिन भारत की तरफ से इसको समर्थन नहीं किया गया। एक दिन पहले इशक डार ने भी कुछ बयान दिया था जिसको अलग अलग तरीके से अलग अलग नरेशन के जरिए परोसा गया। लेकिन ये जो ताज़ा फ़ोन कॉल बिटवीन ट्रंप एंड मोदी है, इसे आप ऐसे देखते हैं कि ट्रंप को जो उम्मीद भारत से थी अब उससे वो आगे बढ़ गए हैं? देखिए, अगर आपने भारत पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है जी जी, तो उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं हाल फिलहाल। जी जी, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद या उस दरमियान जी जी, दशकों लगे, कम से कम 5 प्राइम मिनिस्टर्स की मेहनत इसमें गई कि इंडिया पाकिस्तान को डिहाइफिनेट करने में, यानी अमेरिका पाकिस्तान को और भारत को एक सेंटेंस में बात ना करे। पहले क्या होता था कि यहाँ पे कॉन्डिसा राइस आ रही है, फिर दिल्ली से वो इस्लामाबाद जा रही है, मैदनी अलब्राइट आ रही है, वो यहाँ से जा रही है, वहाँ जा रही है। जी जी, इसको टाइम लगा और इसमें बहुत मेहनत गई और उसके बाद ये हुआ। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि फिर से इंडिया पाकिस्तान अमेरिका की नज़रों में हाइफिनेट हो गया। जी, पाकिस्तान की तारीफ भी करते हैं ट्रंप उसी सेंटेंस में जब भारत की बात करते हैं। बिल्कुल। और अभी आप बात कर रही थी, ट्रंप एक बिजनेसमैन है, जी, उनका क्रिप्टो करेंसी में बहुत इंटरेस्ट है, उनके फैमिली का इंटरेस्ट है, उनके फैमिली बिजनेस है। जी जी, उनके फैमिली बिजनेस की कंपनी का पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के काउंसिल में इन्वेस्टमेंट हुआ है। जी उनके बेटे और दामाद की कंपनी का, ट्रंप के। जी, तो एक बिजनेस रिलेशनशिप भी डेवलप हुई है। हम देख चुके हैं कि जनरल मुनीर व्हाइट हाउस में लंच करके आ चुके हैं, और केवल लंच नहीं किया, अभी वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जब हैंडओवर टेक ओवर हुआ, नए चीफ स्टाफ आए जी तो उसमें भी उस सेरेमनी में जनरल मुनीर को बुलाया गया। जी, तो कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान को भी ट्रंप ने हाइफिनेट कर दिया है। तो उनके आज के बयान को हम देखें और कल वो क्या कर रहे थे इसको इग्नोर करें तो ठीक नहीं होगा। जी दूसरी जी, बात, जहाँ तक टैरिफ की बात है, जी, देखिए अभी गिरी साहब बात कर रहे थे कि इंडिया अमेरिका के रिलेशनशिप मल्टी डायमेंशनल है, और एक एस्पेक्ट का मैं गवा रहा हूँ। मैंने स्टोक टॉलबेट का इंटरव्यू किया था, 13 राउंड बातचीत की थी जसवंत सिंह और स्टोक टॉलबेट ने पोखरण के बाद। जी जी, और वो डॉक्यूमेंटेशन है, वो सिक्योरिटी रिलेशनशिप इंडिया पाकिस्तान की स्टैब्लिश हुई वहाँ पे जी, और उसका एक फ्रेमवर्क बना। लेकिन अब क्या हो रहा है, टैरिफ के मामले में 2-3 लेयर्स है, उसको समझ लें। हम लोग फाइन प्रिंट की बात करेंगे तो समय खराब होगा। ठीक है जी, 50% टैरिफ पनिशमेंट टैरिफ है कि हम रक्षा तेल खरीद रहे हैं भारत जी, ये पनिशमेंट टैरिफ लगा के ट्रंप ने गोल पोस्ट बदल दिया। अब जो नेगोशिएशंस होंगे तो क्या होगा कि अगर 50% वो पनिशमेंट वाला एडिशनल 25% हटा देगा तो इसको विक्ट्री माना जाएगा भारत की तरफ से, जबकि वो विक्ट्री नहीं होगी। हमको तो 25% वाला जो टैरिफ है उसमें नेगोशिएट करना है जी, एक गोल पोस्ट चेंज किया। दूसरी बात क्या की है, जो उनके ट्वीट पे मत जाइए, जो एक्शन हुआ वो इम्पोर्टेंट है। जी, भारत के ऊपर उन्होंने 25% टैक्स टैरिफ लगाया तमाम प्रोडक्ट्स पे, डायमंड पे, स्टील पे, एल्यूमिनियम पे, रेडीमेड गारमेंट्स पे, टेक्सटाइल पे, जी जी, श्रिम्प पे। लेकिन तमाम सारे कंट्रीज के ऊपर 20% लगाया। जी, बांग्लादेश को 20% लगाया, ताइवान 20% पे है, मलेशिया 20% पे है। जी, तो क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में हम अगर यूएस के साथ हमारे ट्रेडर्स ट्रेड नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो उनको अगला जो 5% का मार्जिन है वो बहुत बड़ा मार्जिन है, वो ग्लोबली भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। जी, ये मुश्किल है। जी जी, दूसरी बात, एक आखिरी बात इस राउंड में कह रहा हूँ कि रशिया का जो ऑयल वाला मामला है उसको भी समझने की आवश्यकता है।
जी कि अब भारत 38% ऑयल रशिया से खरीद रहा है। अभी गिरी साहब कह रहे थे कि ट्रंप भी दे हमको उतना सस्ता, बिल्कुल यही वाजिब बात है। हमको रूस से तेल मिल रहा है नॉन डॉलर पेमेंट पे, हमारे फॉरेन करेंसी बचती है जी और उसका तेल बार्टर में भी आता है कि हम उनको कुछ और देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, कुछ और देते हैं, तो वो उसमें एक्सचेंज होता है, जी एडजस्ट होता है जी। उसके बाद बहुत डिस्काउंट है इंटरनेशनल मार्केट में। जो जैसे मान लीजिए कि ब्रेंट बेंचमार्क आज मान लीजिए $90 है जी, तो हमको रूस का तेल तो 65-70 में मिल रहा है जी तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि हम बहुत समय से रूस से तेल ले रहे हैं तो हमारी रिफाइनरीज की कैलिब्रेशन होता है। जी जी हर जगह के क्रूड का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है जी। और उसमें एक आखिरी बात, जी उससे आने वाला जो तेल है उसका बहुत बड़ा स्लाइस मुकेश अंबानी की जामनगर रिफाइनरी के लिए जाता था। जी जी उन्होंने सस्ता तेल लेकर फिनिश प्रोडक्ट जो है यूरोप के दूसरे मार्केट में बेचे। यूक्रेन युद्ध के बाद यानी 2023 ऑनवर्ड्स 7,50,000 करोड़ रुपए उन्होंने उनका इनकम हुआ है, सेल हुआ है जी। इतने का बिजनेस किया उन्होंने 7.5 लाख करोड़ का जी 2.5-3 साल में। ये मुनाफाखोरी की बात स्कॉट बेसन भी कह चुके हैं। जी तो और 1 रुपया भी जी 1 रुपया भी भारत के कंज्यूमर को, जिसके पास स्कूटी है, ऑटो है, टैक्सी है, उसको 1 रुपया भी भारत सरकार ने रूस के सस्ते तेल का कॉम्पनसेशन नहीं दिया। जी चाइना ने सस्ता तेल लिया, चाइना ने अपने कंज्यूमर को दिया भी। ये फर्क है। ठीक है, तो क्या भारत भी रूसी तेल की जो खरीद है वो नहीं रोकेगा और ट्रंप भी फिर जो टैरिफ के नेगोशिएशन की बात है ये दोनों ही मुल्कों के कारोबारियों को भूल जाने चाहिए? देखिए भारत किससे क्या खरीद रहा है ये भारत का फैसला है। जी जी ये हमको सॉवरेन राइट है। जी जी ये कोई ट्रंप की दादागिरी नहीं चलेगी यहाँ पे कि आप इससे ये खरीदो ये नहीं खरीदो। दूसरी बात कि हम अपना नेशनल इंटरेस्ट दिखेंगे। रूस हमारा अच्छे बुरे दिनों का दोस्त है जी 71 वॉर के समय से दोस्त है, कश्मीर के मामलों पे दोस्त रहा है जी। तो हम कैसे छोड़ देंगे? बिल्कुल, ये एक फ़ोन कॉल जो है जो एक जटिलताएं हैं उसको कहीं जो है अपनी जगह से हटाती हुई शायद नहीं दिख रही, लेकिन हाँ एक बातचीत के माहौल की बात जो हुई है वो एक माहौल ज़रूर तैयार हो रहा है दोनों देशों के बीच। डीके सर, लेकिन एक बहुत दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि इंडिया ने तो लॉबिंग फॉर्म उसे हायर किया था जी मर्करी, और इसे $2,75,000 प्रति महीने भी अदा किया जा रहा है। कहीं उसका 65 लाख रुपए महीना भारत की तरफ जी, तो कहीं ये उसी का कमाल तो नहीं? डीके सर, क्या आप किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति में इस तरह की लॉबिंग फर्म का रोल देखते हैं विच इज़ वेरी डायरेक्ट, मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये ढका छिपा भी नहीं है, ये बिल्कुल एविडेंट है, ये स्पष्ट है? जी डीके सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है, इसको हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक लेकर। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। सीधे चलते हैं डीके गिरी सर के पास। गिरी सर, समझना चाहूंगी क्या ये लॉबिंग फर्म का कमाल है? डोनाल्ड ट्रंप की कॉल के पीछे किसका कमाल? ये हो सकता है, लॉबिंग तो अमूमन चलता है फॉरेन पॉलिसी में। और आप एक कंपनी का नाम लिया, मैं तो ताजुब हुआ देख के। जो यूट्यूबर हैं जिनका एक का तो 9.7 मिलियन फॉलोइंग है, जॉर्डन पेटरसन करके एक कनाडियन साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको ट्रूडो ने निकाल बाहर किया था, बट ही हैज बिकम वेरी पॉपुलर। वो एक यूट्यूब में अपना इंडिया को इतना तारीफ कर रहे थे, इंडिया शायद आए भी नहीं हो। दूसरा जैक मा जो चाइनीज हैं, जिसको उनका सरकार भी उनको कदर दिया है, जैक मा को, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो इंडिया का तारीफ कर रहे हैं। तो सडनली मैं ताजुब हुआ कि शायद इनको भी अप्रोच किया गया हो, क्योंकि जॉर्डन पेटरसन को मैं जानता हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इज़ वेरी फेमस इन यूट्यूब।
ठीक है। और हर सब्जेक्ट में बोलते हैं, लेकिन एक उनका पॉडकास्ट था पूरा इंडिया के ऊपर, इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर, कि इंडिया कैसे नहीं टूटेगा। तो ये लॉबिंग चल रही है, चलता है। आपका जो ओवरसीज इंडियंस होते हैं, जहाँ भी डायस्पोरा होता है, वो लॉबिंग करते हैं। तो ये चलता है, ये विदेश नीति में ये आम सी बात है। इसको जो है विदेश नीति की अक्षमताओं या फिर असफलताओं से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। नहीं, ये दोनों चीज है जी। ये असफलता भी हो सकता है, और दूसरा है कि भाई ये उनका स्मार्टनेस है कि अच्छे लॉबिस्ट को लगा रहे हैं, तो ये होता है। अब देखिए जूइश लॉबी को देखिए, इजराइल को कितना सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका में, उनका बड़ा पावरफुल जूइश लॉबी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, प्रशांत जी ने जो बात उठाई थी रसा के बारे में, जो रशियन ऑयल में जो आम आदमी को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, ये बिजनेस ऊपर लेवल पे बिजनेसमैन को ही फायदा हो रहा है, तो ये रशियन ऑयल के ऊपर इतना हमें डिपेंडेंट होना चाहिए क्या? एक दूसरी बात, उन्होंने एक बात भी कही कि रशिया हमारा एक ट्रेडिशनल फ्रेंड रहा है। मैं मानता हूँ, लेकिन रशिया नहीं रहा, सोवियत यूनियन था। ये पुतिन का रशिया नहीं था, वो सोवियत यूनियन था, जबकि एक सुपर पावर था। अब पुतिन का रशिया एक अथॉरिटेरियन स्टेट है, एक एग्रेसिव बेलिजरेंट स्टेट है। उनके साथ हम कहाँ तक चल सकते हैं, जबकि उनका चाइना के साथ आजीवन दोस्ती का उन्होंने ऐलान कर दिया कि फॉर एवर फ्रेंडशिप। उसमें हम कहाँ टिकते हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हमारा इंटरेस्ट तो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के साथ ही है, डेमोक्रेसी के साथ है, वही हमारा स्ट्रेंथ है। कि चाइना का, अगर चाइना के साथ हमारा कंपैरिजन कभी भी होती है, लोग कहते हैं इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, चाइना इज ऑथोरिटेरियन स्टेट, वही हमारा वेंटेज पॉइंट है चाइना के साथ। तो इसको हम अगर गंवा दें और हम जाएं ऑथोरिटेरियन लीडर्स के साथ, और नॉर्थ कोरियन लीडर हो गया, ये चाइना जी जिनपिंग हो गए, जितना डिक्टेटर्स हैं उनके साथ हम जाएं, तो इंडिया की क्या छवि बनेगा? नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, नेशनल इंटरेस्ट भी छवि पे भी डिपेंड करता है। योर इमेज, योर सिविलाइजेशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट वही डिटरमाइन करता है। उसी को हम कॉम्प्रोमाइज कर दें, जो हमारा स्ट्रेंथ है अभी तक, इकोनॉमी स्टिल नॉट आवर स्ट्रेंथ, तो इसको हम कॉम्प्रोमाइज कर दें, तो इंटरनेशनली विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे? पर विश्व गुरु बनने में जो ट्रंप का झटका लगा है, क्या भारत की जो स्ट्रैटेजी रही है अब तक की, उस स्ट्रैटेजी ने भी कोई कमाल दिखाया है? डीके गिरी सर, इस पर आपकी टिप्पणी? बिल्कुल, इसमें तो ट्रंप साहब ने एक अपनी ट्रंप इज नॉट ए गुड डिप्लोमेट, दैट इज फॉर श्योर। इनको डिप्लोमेसी में कोहेरेंस नहीं है, इज नॉट स्ट्रांग ऑन फॉरेन पॉलिसी, जो कि अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेंथ है। उनका इंटरनेशनल पुलिस रोल से अमेरिका टिका हुआ है, उनका फॉरेन पॉलिसी इज द स्ट्रेंथ। ट्रंप इसको डिबंक कर रहे हैं और उसको कमजोर कर रहे हैं। उनको काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। टैरिफ में सुप्रीम कोर्ट ने उनका रोक लगा दी, और ओपोजिशन पार्टी और बाकी जितना ऑब्जर्वर्स हैं सब ट्रंप को कह रहे हैं तुम इंडिया के साथ जो बर्ताव कर रहे हो दिस इज रॉन्ग। हमारे इस तरह का चर्चा नहीं है फॉरेन पॉलिसी में, हमारे में इतना हल्ला हो जाना चाहिए कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में। तो क्या ये उन सभी जो कारण हैं उनमें ये भी कारण है कि डोमेस्टिक कंपल्शन या फिर प्रेशर ट्रंप को फील होने लगा था? बिल्कुल, ट्रंप को फील होने लगा था। ट्रंप उसका भी परवाह नहीं करते हैं, बिकॉज ही इज ओन माइंड, लेकिन इसका प्रेशर पड़ेगा उनको, तो माइंड चेंज कर सकते हैं। और ट्रंप ने इनएडवर्टेंटली, मैं शायद आपके चैनल में कहा था कि मोदी जी को तो उन्होंने वर्ल्ड लीडर बना दिया। सो इंडिया के ऊपर जो अनप्रोवोक्ड जो उनका ऊपर हमला उन्होंने किया, और जिस तरह से कर रहे हैं, तो इट इज गोइंग इन इंडियाज इंटरेस्ट। इंडिया इज ड्रॉइंग सिंपैथी ऑफ द वर्ल्ड, तो which is good in a sense, but उसको हमें अभी जापान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है। जापान ने भी टैरिफ को लेकर जो है भारत का साथ दिया है। प्रशांत सर, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो है इस एक फ़ोन कॉल के बाद पूरी दुनिया में खास करके टैरिफ से लड़ने को लेकर, इसमें किस तरह का कुछ एडिशन आप देख पा रहे हैं कि इंडियन लीडर ट्रंप के टैरिफ से जिस स्ट्रैटेजी पर चले उसका फल उन्हें मिला? बर्थडे पर एक कॉल आई जिसमें यूक्रेन वॉर तक के उनके सपोर्ट के लिए उनकी तारीफ की गई ट्रंप की तरफ से। देखिए, ऐसा भी वक्त आया कि जब भारत के प्रधानमंत्रियों ने कॉल नहीं ली। जी, ठीक है, मैं तो इसका चश्मदीद भी हूँ। जी, जब अमेरिका ने भारत से रिफ्यूलिंग के लिए परमिशन मांगी थी, वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, जी, बुश का फोन आया था, उसी फोन कॉल पे वाजपेयी जी ने कह दिया था कि हमारी पार्लियामेंट और हमारे लोग इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे
उन्होंने कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं बुलाई, कोई कंसल्टेशन नहीं किया, उसी फोन कॉल पे कह दिया जी। तो ऐसा नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री बहुत मजबूत नहीं रहे पहले। जी। मुझे याद है कि जब डॉक्टर साहब को याद होगा कि हांगकांग जब ब्रिटिश आइलैंड से शिफ्ट हो रहा था चाइना में, 50 साल की उनकी ट्रीटी है जी, 98 की बात है शायद। उस वक्त बहुत सारे, उस वक्त का चाइना ऐसा नहीं था जैसा आज है। तब चाइना के बारे में बड़ी भ्रांतियां थी और डर था कि ये कम्युनिस्ट चाइना है जी। और बहुत सारे मल्टीनेशनल्स के हेडक्वार्टर वहाँ से बंद हो रहे थे, भाग रहे थे जी। उस वक्त न्यूज़ कॉरपोरेशन यानी दुनिया का सबसे ताकतवर मीडिया हाउस मुर्डॉक खुद अपने प्राइवेट जेट से भारत आए थे। देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे जी। देवेगौड़ा ने उनको इंतज़ार करा दिया, सोफे बिठा दिया बाहर। उस वक्त मैं पीएमओ कवर करता था और उसके बाद उनको साफ साफ मना कर दिया। वो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो सीधे वो एयरपोर्ट गए मुर्डॉक। जी जी। तो भारत में बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर्स हुए। मैं तो इंदिरा गांधी की और बाकी की बात भी नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी। इंदिरा गांधी ने व्हाइट हाउस में खड़े होकर रोनाल्ड रीगन के सामने ये बता दिया था कि भारत के पास रीढ़ की हड्डी है, उनके मुंह बता दिया था। तो जी। लेकिन जो रिलेशनशिप है वहां से हम बहुत दूर आ चुके हैं। और इस वक्त त्रासदी ये है नेहा जी कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों फॉरेन पॉलिसी जब चला रहे हैं तो अपने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कर रहे हैं जी। भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ पे वो उनके लिए इवेंट तैयार किए जाते हैं। कोई महिला आ जाती है जो कहती है कि मैंने उनको देख लिया, मेरा जीवन सफल हो गया। रैलियाँ होती हैं जी। डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए हो रहा है सब। उसका कोई फॉरेन पॉलिसी से मतलब नहीं है, ट्रेड नेगोशिएशन से मतलब नहीं है, हथियार कौन से खरीद रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जी जी। तो ये एक ऑप्टिक्स क्रिएट किया जाता है, वही ट्रंप भी करते हैं। तो ट्रंप का जो डोमेस्टिक ऑडियंस है इसको भी समझना होगा। हम अपना तो जानते हैं जी। ट्रंप का डोमेस्टिक ऑडियंस है मेगा जी। ये जो मेगा ब्रिगेड है वहाँ पे जी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये वहां का नया उभरता बजरंग दल है। पर उसका काफी विरोध हो रहा है। चार्ली कर्क की हत्या के बाद से कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चिंता अमेरिका में देखी जा रही है। जी, सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर चिंता जताई गई है। जी। तो बहुत से जो तमाम विदेशी मैक्सिको के लोग, भारत के लोग जो पकड़े जाते हैं वहां पे, जी, जो बिना डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं, उनको ये मेगा के लोग पकड़वाते हैं। जी। तो मेगा जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव लोग हैं। बिल्कुल। और ट्रंप की मजबूरी है उनको सुनना। जी, लेकिन अफसोस की बात है कि एक बहुत ही कट्टर कंजर्वेटिव चार्ली कर्क की हत्या हुई और उसके बाद ट्रंप को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। काश पटेल को भी काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं नफरत का एक प्रसार जो है अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही देशों को देखना होगा कि जब बात विदेश नीति की आती है तो दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ डॉक्टर डीके गिरी, आपका भी, और प्रशांत सर आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने वक्त दिया, स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म से जुड़े। अपने दर्शकों से आपके फीडबैक की उम्मीद रखती हूँ। आप हमें लिखकर पहुँचाएँ कि आप क्या सोचते हैं भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर। ट्रंप का फ़ोन कॉल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उनका आभार व्यक्त करना, साथ ही साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर जो तारीफ भारत के सपोर्ट की ट्रंप ने करी है, इसे टैरिफ से, जो कि भारत पर भारी भरकम टैरिफ 50% लगाया गया है, इससे क्या जोड़कर देखा जा सकता है, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये टैरिफ जब नेगोशिएशंस होंगे तो कम किए जा सकते हैं। लिखकर हमें भेजिए अपना email info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद।